Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. तो आज हम यहाँ पे 25 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के सेशन में क्या क्या हाइलाइट्स होंगे सबसे पहले वो बात करेंगे। तो देखिएगा, आप लोगों ने एक स्कीम के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आज हम जानेंगे जियो पारसी स्कीम के बारे में। आप लोग ने देखा होगा, जब आप इंडियन पॉपुलेशन पढ़ते हैं, 2011 की जनगणना पढ़ते हैं, तो उसमें हम पाते हैं कि जो पारसी कम्युनिटी है उसकी पॉपुलेशन पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का केवल 0.04% है। मतलब लगातार इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। तो इनकी पॉपुलेशन को स्टेबल करना, इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने एक स्कीम शुरू की थी 2013-14 में। उसका नाम है जियो पारसी स्कीम। हम उस पर बात करेंगे। इसके अलावा हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, उन्होंने भी एक नई फेलोशिप, एक नई योजना की शुरुआत की है, वो हम देखेंगे। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि इंडिया का पहला राज्य बनने जा रहा है एमपी, मध्य प्रदेश। किस बारे में? जैसे हमारे देश में जब बजट आता है तो हमारा ईयरली या एनुअली बजट आता है ना। हर एक राज्य का अपना एक बजट होता है जो कि ईयरली बजट होता है, 2025-26 का, 2026-27 का। लेकिन एमपी स्टेट जो है वो रोलिंग बजट लेके आ रही है। मतलब एनुअली बजट नहीं होगा, वो फर्दर एक्सटेंड होता रहेगा 3 सालों तक। तो रोलिंग बजट लाने वाला पहला राज्य आपको एमपी देखने को मिलेगा। ठीक है। एमपी में एक नया इंस्टीट्यूट भी शुरू हुआ है, जो इंडिया का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बना हुआ इंस्टीट्यूट है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही जानी मानी हस्ती है विनोद कुमार शुक्ला, जिनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, जिन्हें 2024 में, मतलब बहुत रिसेंटली, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, लेकिन उनका निधन हो चुका है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, नासा नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर कौन बन चुके हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो आज काफी कुछ नया हम सीखेंगे, जानेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। और एंड में एक प्रश्न होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर? तो ये हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाले हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस। आज 25 दिसंबर है, हम सभी को पता है। और आज हम सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। इसके अलावा आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन का जन्म हुआ था, जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ गुड गवर्नेंस डे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में डिसाइड किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी जन्म तिथि को हम एज अ गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाएंगे। ठीक है, 2014 से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर में इनका जन्म होता है। और ये 10 टाइम्स लोकसभा के मेंबर और 4 अलग अलग राज्यों से आपको लोकसभा के मेंबर देखने को मिलेंगे, 2 बार राज्यसभा के मेंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है। हमारे देश के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 1996 में, 1998 से 1999 तक, और 1999 से 2004 तक। इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड 1992 में मिला। और हमारे देश का जो हाईएस्ट अवार्ड है, भारत रत्न, वो 2015 में दिया गया। ठीक है। अब इस ओकेजन पे कुछ और भी चीजें हो रही हैं, हम देखेंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए क्या क्या काम किए। आज हम बात करते हैं गोल्डन कोऑर्डिनेटर के बारे में, जो 4 महानगरों को, मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। आजकल हम स्कूल की दीवारों पे देखते हैं, लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में की थी। आप किसी भी गांव में जाइए, जब गांव की सरहद में आप जाते हैं, एंट्री करते हैं, तो एक इस तरीके से सीमेंट का एक चांदा बना होता है, सीमेंट का एक कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत इसको बनाया गया है। टेलीकॉम सेक्टर में रिवोल्यूशन लाए थे। और जो पोखरण टेस्ट है 1998 का, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। तो ये इनके कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन रहे हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था में। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज के दिन, आज जब हम 105 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं, आज के दिन राष्ट्र प्रेरणा स्थल को इनॉग्रेट करेंगे लखनऊ में। राष्ट्र प्रेरणा स्थल को लखनऊ में इनॉग्रेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि 230 करोड़ रुपए की कॉस्ट के साथ 65 एकड़ के लैंड में तैयार किया गया है। यहाँ पर 65 फीट की
65 फीट की आपको प्रतिमाएं, ब्रोंज की स्टैच्यूज देखने को मिलेंगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की, दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन सब की आपको ब्रोंज की स्टैच्यू यहाँ पर देखने को मिलेंगी राष्ट्र प्रेरणा स्थल में, जिसका उद्घाटन आज के दिन किया जाएगा लखनऊ में बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और आज ही के दिन हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं राधाकृष्णन जी, सीपी राधाकृष्णन, इनके द्वारा एक पुस्तक को भी लॉन्च किया जाएगा। और ये पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की बायोग्राफी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो इनिशिएटिव है, पोखरण टेस्ट है, गोल्डन कोऑर्डिनेटर है ना, और जो भी गुड गवर्नेंस की लेगेसी रही अटल बिहारी वाजपेयी जी की, वो सारी बातें इस बुक में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस बुक का नाम क्या है? इस बुक का नाम है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, आपको इस बुक का टाइटल देखने को मिल जाएगा। और इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक को लिखा है वासुदेव देवननी ने, जो कि स्पीकर है राजस्थान असेंबली के। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नौ बात करते हैं 24 दिसंबर। जो 24 दिसंबर को हमने मनाया था नेशनल कंज्यूमर डे। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा जागो ग्राहक जागो, है ना। यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनकी कई सारी शिकायतें होती हैं, और उन शिकायतों को सुनने के लिए, सॉल्व करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, और मतलब 1986 में 24 दिसंबर को प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर इसमें हुए थे, इसलिए हम नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं। इस साल इसकी थीम क्या है? इफिशिएंट एंड स्पीडी रिड्रेसल थ्रू डिजिटल जस्टिस। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को है, वहीं वर्ल्ड कंज्यूमर डे हम 15 मार्च को मनाते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का एक्ट है, उसको हमने 2019 के एक्ट से रिप्लेस कर दिया है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे, वो आपको याद रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में। तो पहले पर्सन आते हैं जेरेड जेरेड इसैकमैन। जेरेड इसैकमैन को नासा का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, और ये नासा के 15वें नंबर के एडमिनिस्ट्रेटर देखने को मिल जाएंगे। नासा का मतलब है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा के हेड आपको देखने को मिल जाएंगे जेरेड इसैकमैन। अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है रवि डीसी। ये रवि डीसी है। ठीक है, इन्होंने इंडिया और फ्रांस के रिलेशन को इम्प्रूव करने कई सारी बुक्स को लॉन्च किया है, पब्लिश किया है, और इंडिया और फ्रांस के रिलेशन को मजबूत किया है। इसलिए फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा रवि डीसी, जो कि एक मलयालम पब्लिशर है, इनको फ्रांस का चेवलियर दी ऑर्डर देस आर्ट्स देस लेटर दिया गया है। मतलब चेवलियर दी ऑनर अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये अवार्ड किसने दिया है? इन्होंने। इनका नाम है थीरू मैथ्यू, जो कि एम्बेसडर है फ्रांस के इंडिया में। ठीक है, रवि डीसी जो है वो एक पब्लिशर और मैनेजिंग डायरेक्टर आपको डीसी बुक्स के देखने को मिलेंगे। फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा ये जो अवार्ड है चेवलियर दी ऑर्डर अवार्ड या ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर अवार्ड, ये 1957 में शुरू किया गया था। इसकी 3 रैंक होती है, चेवलियर नाइट, ऑफिसर और कमांडर रैंक। ठीक, चलिए अगले पर्सन आते हैं एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, सीनियर एडवोकेट, जिनका नाम है शुभम अवस्थी। अब शुभम अवस्थी जी ने इन्हें जाना जाता है पीआईएल के लिए। पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जो केसेस होते हैं वो इन्होंने सुने हैं, सुनवाई की है, लीगल इकोसिस्टम में इन्होंने काम किया है, इनका जो भी लीगली कंट्रीब्यूशन रहा है, इसलिए शुभम अवस्थी को 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड दिया गया है। तो 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा शुभम अवस्थी को। रिसेंटली 6th एडिशन दिया गया नई दिल्ली में। ठीक है, डन। तो ये कुछ पर्सन थे। अभी हम कुछ और पर्सन के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज। इंडिया का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहा है मध्य प्रदेश में। इंडिया का कोई भी चीज होता है फर्स्ट, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अब एमपी वाले जो स्टूडेंट है, अपकमिंग जो एमपीपीएससी एग्जाम है या एमपीएसआई एमपी कांस्टेबल एग्जाम है, अभी एमपी में सचिव की वैकेंसी निकली है, एमपी में कई सारी वैकेंसी निकली है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वैकेंसी निकली हुई है। तो उन सभी किसी भी एग्जाम में आपको ये प्रश्न 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि एमपी के जो एग्जाम होते हैं उसमें एमपी का करंट अफेयर जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इंडिया ने अनाउंस किया है कि देश का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेज ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ धार एंड बैतूल में ओपन किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। ठीक है,
इंडिया का ये पहला मेडिकल कॉलेज होगा जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे तैयार किया गया है। एक्चुअली इस तरीके के 4 कॉलेजेस बनाने हैं और चारों कॉलेजेस कहाँ पर होंगे? एमपी में। पहला है आपका धार, बैतूल, कटनी और पन्ना। तो अभी फिलहाल में धार और बैतूल का ये जो कॉलेज है इसे मतलब इसका अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो अरेंजमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट की फंडिंग और प्राइवेट इन्वेस्टर की फंडिंग दोनों आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, दोनों की फंडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, MP sets benchmark in the fiscal planning with 3-year rolling budget। जनरली अभी तक क्या होता है, एनुअली बजट आपको देखने को मिलते हैं जो शॉर्ट टर्म बजट्स होते हैं। हर एक राज्य अपना शॉर्ट टर्म या एनुअल बजट पेश करता है। अब यहाँ पे एमपी गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे लॉन्ग विजन है, हमें मध्य प्रदेश की ग्रोथ करनी है, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा करना है और आने वाले समय में राज्य में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो 82,082 करोड़ रुपीस का होगा। तो इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत है, ना कि शॉर्ट टर्म प्लान की। इसलिए हम जो एनुअल शॉर्ट टर्म बजट होता है वो पेश नहीं करेंगे, हम 3 ईयर का रोलिंग बजट पेश करेंगे। तो मध्य प्रदेश विल बिकम इंडिया फर्स्ट स्टेट टू प्रिपेयर 3 ईयर रोलिंग बजट फ्रॉम 2026-27। तो 2026-27, 27-28 और 28-29 ये लॉन्ग टर्म का आपको रोलिंग बजट एमपी में देखने को मिल जाएगा, जिससे पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लानिंग की जाएगी। ये अनाउंसमेंट एमपी के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जगदीश देवड़ा, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। तो एमपी इसमें भी फर्स्ट है, तो थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। ठीक है, डन इतनी चीजें। चलिए, नाउ बात करते हैं एशियन यूथ पैरा गेम्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, एशिया यूथ पैरा गेम्स कहाँ पर हुए थे? तो ये गेम्स आपको देखने को मिलेंगे दुबई में। एशियन यूथ पैरा गेम्स दुबई में हुए थे। इंडिया की टीम ने, इंडिया के एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया को टोटल 102 मेडल्स मिले हैं। इन 102 मेडल में अगर आप देखेंगे, ठीक है, इंडिया को टोटल 102 मेडल मिले हैं और यहाँ पर इंडिया को 36 गोल्ड, 28 सिल्वर और 38 ब्रोंज मेडल है। ठीक है, 36 गोल्ड है, 28 सिल्वर है, 38 ब्रोंज है और मेडल टैली में इंडिया 7th प्लेस पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, डन इतनी चीजें। डन। अब टॉप पर कौन है? टॉप पर उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान मेडल टैली पे टॉप पे है विद 197 मेडल। ये 5वां एडिशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एशियन पैरा यूथ गेम्स का। ये 5वां एडिशन है एशियन पैरा यूथ गेम्स का। इसे ऑर्गेनाइज करने का काम एशियन पैरालंपिक कमेटी करती है, साथ ही साथ दुबई स्पोर्ट काउंसिल ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। पहला एडिशन 2009 में टोक्यो जापान में हुआ था। ना बात करते हैं एशियन पैरालंपिक कमेटी के बारे में। माजिद राशिद इसके प्रेसिडेंट हैं, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, 2010 में इसकी स्थापना हुई है। ना बात करते हैं, अब कल मतलब 24 दिसंबर के दिन आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप रील चलाते होंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में, यूट्यूब में, स्टोरीज रील्स में, सब कहीं आपने देखा होगा कि भारत ने अपना बाहुबली रॉकेट लॉन्च किया। ठीक है, आप लोगों ने इस न्यूज़ को देखा होगा, तो हम उसी बाहुबली रॉकेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो बाहुबली रॉकेट का सही नाम है LVM-3M6। LVM-3M6 ये आपका बाहुबली रॉकेट है। 6 का मतलब ही ये 6वें नंबर की इसकी फ्लाइट है। 6 का मतलब होता है ये 6वें नंबर की इसकी फ्लाइट है। तो इसरो ने रिसेंटली अमेरिका की ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, LBM-3M6 रॉकेट की मदद से। इस LBM-3M6 रॉकेट को हम बाहुबली रॉकेट के नाम से जानते हैं। ये इसकी 6वें नंबर की फ्लाइट थी और अमेरिका का ये जो ब्लू बर्ड ब्लॉक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। ये अमेरिका का लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपको मिल जाएगा। इसका वेट 6100 किलोग्राम्स का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसरो की अभी तक की सबसे हैवी फ्लाइट आपको देखने को मिलेगी, इसलिए सुर्खियों में है। ठीक है, चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये ईयर एंड हो चुका है, ऑलमोस्ट 5 डेज बजे हुए हैं। ठीक है, नया साल आ रहा है, लेकिन नया साल आ जाने से कुछ नहीं होता। आपको करंट अफेयर्स तो पुराने साल के याद करने पड़ेंगे। आपका जो भी एग्जाम होगा फरवरी में, जो भी एग्जाम्स हैं, एक्चुअली फरवरी में ना बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो फरवरी में जो भी एग्जाम है, मार्च में एग्जाम है, तो उसमें पूरा 2025 का करंट अफेयर्स आएगा।
ठीक है, अब 2025 की करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें? हर एक दिन के करंट अफेयर्स के जो वीडियोस है वो तो देखना संभव नहीं है, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है, आपके पास है बूस्टर मैगजीन। बूस्टर मैगजीन दो है हमारे पास, एक है जनवरी मंथ से लेकर जून मंथ तक की, और दूसरी है जुलाई से लेकर दिसंबर मंथ तक की। इसमें आपको 1500 प्लस एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, और ये सभी एग्जाम्स को कवर करता है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। साथ ही साथ वो बच्चे जो चाहते हैं कि मुझे कुछ गेम चेंजर नोट्स मिल जाएं करंट अफेयर्स के, कि एक बार मैं उनको पढ़ लूं और 80 से 85% क्वेश्चन को सही कर लूं, उसके लिए एक स्पीडी बुकलेट है जो जिसमें जनवरी मंथ से लेकर दिसंबर मंथ तक के आपको कंप्लीट वन लाइनर्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की गई, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सॉरी गाइस, यहाँ पर ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार होते हैं ये 4 कैटेगरी में दिए जाते हैं। सबसे बड़ी कैटेगरी होती है विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा एंड विज्ञान टीम। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है 2025 के, टोटल 24 अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 4 अलग अलग कैटेगरीज में, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। विज्ञान टीम का अवार्ड CSIR अरोमा मिशन के लिए दिया गया है, CSIR की टीम को। वही विज्ञान रत्न जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया है जयंत विष्णु नार्लेकर को, और वो भी पॉस्टुनिमसली, मतलब इनके मरण के उपरांत। ठीक है, अगला नाम आता है विनोद कुमार शुक्ला जी का, जो कि एक जाने माने हिंदी साहित्यकार थे। इन्होंने काफी सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, नोवेल लिखी है, बुक लिखी है। इनका निधन हो गया है और इनका संबंध राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से था। इनका जन्म राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था, और ये छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति थे जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। ठीक है, 2024 में इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया, और आप सभी को पता है कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ अवार्ड है। अब यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ला जी की रचनाएं आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो एक रचना जो आपको बिल्कुल याद रखनी है वो है दीवार में एक खिड़की। दीवार में एक खिड़की ये जो रचना है, इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 1999 में मिल चुका है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बाकी रचनाओं को भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये अवार्ड मेंशन है, ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 में, साहित्य अकादमी अवार्ड 1999 में, और पेन अवार्ड 2023 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ओमान के बारे में। यहाँ पर आपको एक करेंसी दिखाई दे रही है, एक नोट दिखाई दे रहा है। ये नोट पॉलीमर से तैयार किया गया है। ठीक है, और ये पहला पॉलीमर बेस्ड 1 रियाल बैंक नोट है। ठीक है, तो ओमान ने अपना पहला पॉलीमर बेस्ड 1 रियाल बैंक नोट को लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें यहाँ पे इन्होंने अपने कल्चर को और जो भी आइडेंटिटी है उसको भी शोकेस किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने इस नोट को इशू किया है, और इस सर्कुलेशन में 11 जनवरी 2026 से आ जाएगा, जिससे रिड्यूसिंग प्लेसमेंट कॉस्ट कम आएगी, और ये ड्यूरेबल भी ज्यादा है, मोर ड्यूरेबल नोट है। इसलिए पॉलीमर का नोट यहाँ पे 1 रियाल का लॉन्च किया है ओमान की गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। इसके लिए आपको अगेन नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में सुबनसिरी नदी है, अरुणाचल प्रदेश में। अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ ये जो है, ये यहाँ पर आपको सुबनसिरी नदी देखने को मिलेगी, और इसी नदी पर आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा जो भारत का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसकी कंबाइंड कैपेसिटी 2000 मेगावाट की है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट के बारे में हमें जानकारी जरूरी है, क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी 2000 मेगावाट की है। इसका नाम है सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, 2003 में इसके कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, लेकिन अब कहीं 20 सालों के बाद ये फंक्शन में आया है। इसकी पहली यूनिट 250 मेगावाट की पहली यूनिट ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ठीक है, सुबनसिरी लोअर हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर, आसाम अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर में।
इसको NHPC मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा तैयार किया जा रहा है। सुबनसिरी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी आपको देखने को मिलेगी। तो 2003 में इसको अप्रूवल मिला था, फिर कंस्ट्रक्शन होता रहा, फाइनली 250 मेगावाट की जो यूनिट है वो दिसंबर 2025 में स्टार्ट हुई है। इसकी टोटल कैपेसिटी 2000 मेगावाट की है, तो ये कंप्लीटली ऑपरेशन में 2026-27 के बीच में होगा। ठीक है, इसके स्पेसिफिकेशन क्या है? ये कंक्रीट का ग्रेविटी डैम है, 116 मीटर हाइट है फ्रॉम द रिवर बेड से, नदी का जो तलहट है उससे ये 116 मीटर आपको देखने को मिल जाएगा। डैम की लंबाई 284 मीटर की है। खास बात यह है कि कंट्री का हैवीएस्ट हाइड्रो जनरेटर रोटर इसमें लगाया गया है। कंट्री का हैवीएस्ट यहाँ पे हाइड्रो जनरेटर मोटर है। इसके अलावा यहाँ पे पहली बार रोटेक टॉबर वेल्ट सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है डैम के कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, नाउ बात करते हैं हक्का डांस के बारे में। हक्का ट्राइब हो गई, हक्का डांस हो गया। ये जो मौरी हक्का ट्राइब है ये न्यूजीलैंड की ट्राइब है। रिसेंटली ये लोग कंट्री के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में, ठीक है, जो सिख नगर कीर्तन हो रहा था ऑकलैंड में, उसके प्रोटेस्ट में रोड पर आ गए और इन्होंने क्या किया, हक्का डांस परफॉर्म किया। अब हक्का जो कम्युनिटी है इसका पूरा नाम मोरी हक्का कम्युनिटी है। ये इंडिजीनियस पीपल है न्यूजीलैंड से। ठीक है, कहाँ से संबंधित है ये लोग? न्यूजीलैंड से संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। अब ध्यान से समझना, शक्ति स्कॉलरशिप के बारे में बात हो रही है और इसे लेकर आया है NCW मतलब नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने शक्ति स्कॉलरशिप स्कीम को लॉन्च किया है और एक वीमेन सेंट्रिक स्कीम है। मतलब वो महिलाएं जो कि ग्रेजुएशन कर चुकी है, पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD कर रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में रिसर्च करना चाहती हैं, उनके लिए ये स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल जाएगी। शक्ति स्कॉलरशिप इज अ 6 मंथ ग्रांट बेस्ड रिसर्च फेलोशिप स्कीम, 6 महीने की रिसर्च बेस्ड फेलोशिप स्कीम है। ठीक है, इसको इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स के लिए तैयार किया गया है और स्पेशली महिलाओं के लिए इसे तैयार किया गया है नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस के द्वारा। कंडीशन क्या है? भारतीय नागरिक होना चाहिए, उम्र 21 से 30 साल होना चाहिए, ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए मिनिमम। और यहाँ पे वो बच्चे जो परस्यू कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, MPhil, उनको यहाँ पे क्या दिया जाएगा? प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे की फीचर क्या है? रिसर्च ग्रांट 1 लाख रुपए का दिया जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट इसमें कवर होगा। ड्यूरेशन 6 महीने की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, रिसर्च की थीम्स क्या होंगी? विमेन सेफ्टी एंड डिग्निटी, ठीक है, जेंडर बेस्ड वायलेंस, लीगल राइट, साइबर सेफ्टी, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक पावर एम्पावरमेंट और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये आपकी रिसर्च थीम देखने को मिलेंगी। नाउ बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के बारे में। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक स्टैच्यूरी बॉडी आपको मिलेगी। हमारे देश में नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990 में आया था और इसी एक्ट के अंतर्गत 1992 में इस बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, जो महिलाओं के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। महिलाओं से संबंधित जो भी इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करने का काम ये करती है। इसमें चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन जो होती है वो महिला ही होती है। अभी विजया के रहटकर आपको इसकी चेयरमैन देखने को मिल जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं नासा का एक मिशन जिसका नाम है मैवन। मैवन एयरक्राफ्ट जो था या स्पेस क्राफ्ट जो है नासा ने लॉन्च किया था, इससे इनका कांटेक्ट या संपर्क खो गया है। ठीक है, ब्लैकआउट आ रहा है। तो नासा हैज लॉस्ट कांटेक्ट विथ मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन स्पेसक्राफ्ट। तो मैवन स्पेसक्राफ्ट किसका है? नासा का है। मैवन का मतलब मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन स्पेसक्राफ्ट है। इस स्पेसक्राफ्ट को 2013 में नासा ने लॉन्च किया था। ये नासा का पहला क्राफ्ट है जो कि मार्स की आउटर एटमॉस्फेयर या अपर एटमॉस्फेयर की स्टडी करता है, वहां के आइनोस्फेयर की स्टडी करता है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है, कांटेक्ट इससे खो गया है, इसलिए ये सुर्खियों में देखने को मिल रहा है। बस इतनी ही बातें आपको जितनी मैंने बताई उतनी आप याद करें। नेक्स्ट बात करते हैं चिलाई कलान।
अब चिलाई कलान फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। ये फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। अभी देखिए दिसंबर का महीना चल रहा है, हैवी रेनफॉल शुरू हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मतलब ज़ीरो टेम्परेचर, नेगेटिव टेम्परेचर आपको जम्मू में, हिमालयन स्टेट में देखने को मिलेगा, स्नोफॉल देखने को मिलेगी। लेकिन ये स्नोफॉल बहुत ज़रूरी होती है। ये स्नोफॉल से ग्लेशियर्स बनते हैं, नदियों में पानी रिस्टोर होता है। ये जो ग्लेशियर्स या फिर जो स्नोफॉल का पानी इकट्ठा होता है वो समर में काम आता है, इसलिए ये स्नोफॉल बहुत ज़रूरी होती है। तो चिलाई कलान जो है वो 40 डेज का, 40 दिनों का एक विंटर कोल्ड फेस्टिवल है कश्मीर में, जो कि 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक आपको देखने को मिलेगा। चिलाई कलान जो शब्द है वो पर्शियन भाषा का शब्द आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हैवी स्नोफॉल होती है ड्यूरिंग द चिलाई कलान, जिससे हमारे जो रिजर्वायर है वो रिचार्ज होते हैं, वाटर रिचार्ज होता है, सपोर्ट करती है नदियों को, लेक्स को। ठीक है, नेक्स्ट है द मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मिशन, जिसका नाम है मैविन मिशन। ये किसने लॉन्च किया था? आंसर हो जाएगा नासा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, वेयर वॉज शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की प्रोग्राम, इसे ऑर्गेनाइज किया गया। शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की, इसको ऑर्गेनाइज किया गया इंदौर में। इंदौर में अभी 21 दिसंबर के दिन जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्णन, वो विजिट पे गए थे। फिर इस फेस्टिवल की शुरुआत यहाँ पर की है, ऑप्शन नंबर सी। जियो पारसी स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो जियो पारसी स्कीम आपको मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से देखने, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से देखने को मिल जाएगी। जियो पारसी स्कीम की शुरुआत 2013-14 में की थी। क्यों की गई थी मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। ठीक है, इसे इम्प्लीमेंट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट और पारसी कम्युनिटी के द्वारा या पारसी जो इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा भी इसको सपोर्ट मिलता है। अंत में बात होती है क्वेश्चन के बारे में, वेरी इजी क्वेश्चन, और ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च और एजुकेशन कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है? देहरादून, शिमला, चेन्नई एंड कोलकाता। वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी सही आंसर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और क्लास के करंट अफेयर्स की फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन से, प्लस टेलीग्राम से। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।